रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आखिर ये लाखों किसान रोड पर क्यों हैं? क्या इन किसानों का विश्वास मोदी पर से उड़ गया? क्या इन सबको अब राम राज्य नहीं चाहिए? जिन किसानों ने मोदी को वोट दिया आज वही मोदी के खिलाफ है। वोट देने टाइम में तो धर्म देखा और आज फिर मोदी के खिलाफ ही रोड में है। तो जैसा कि पिछले 6 साल से जो भी लोग मोदी के खिलाफ रोड पर थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई और धर्म के लोग हो, उनको देश का गद्दार बताया गया। उसी फॉर्मूला के तहत ये लाखों करोड़ों किसान जो आज रोड पर हैं वो भी देश के गद्दार है हिंदुत्व के रूल के मुताबिक। जब एनआरसी व मुसलमान रोड पर थे, किसानों ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, ना ही नाम निहाद हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले लोगों ने। सब खुश थे कि मुसलमान परेशान है, मोदी ने परेशान कर दिया, वाह क्या बिल लाए, एनआरसी घुसपैठियों को भगाओ। और आज वही मोदी के कृषि बिल लाने पर तमाम किसान रोड पर है। लेकिन आज मुसलमान खुशी नहीं मना रहा। ना ही मुसलमान ये कह रहा है कि किसानों के साथ अच्छा हुआ, ना ही मुसलमान ये कह रहा है कि किसान ने वोट दिया उसका दुरुपयोग किया। कि हाँ बिल्कुल हम ये कहते हैं कि किसानों ने वोट दिया और उसके साथ दुरुपयोग किया गया। वही किसान जिन्होंने मोदी मोदी करके वोट दिया, या वही किसान जिनको वोट से कोई मतलब ही नहीं है, या वो किसान जिनको सिर्फ किसानी करना, खेती करना, बाकी तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज से कोई मतलब नहीं, आज उनके साथ वही कुछ हो रहा है। जी हाँ, कृषि बिल किसानों ने वोट दिया ताकि बिचौलिए के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसको खत्म किया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने उसी करप्शन को बढ़ाने के लिए एक बिल ला दिया और तमाम लोगों के सर में थोप दिया। बिल का इंग्लिश नाम सुन के आप सब पागल हैं। इंग्लिश नाम को भूल जाइए, कब कौन सा बिल आए वो भी भूल जाइए। साफ सीधा मतलब समझिए। पहले के बिल में एमएसपी का जिक्र हुआ करता था, लेकिन आज एमएसपी का जिक्र नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी इंसान अगर किसान का अनाज ना खरीदे तो सरकार कम से कम दाम में किसी न किसी तरीके से किसान सरकार को अनाज बेच सकती है। यानी किसी भी किसान को घाटा नहीं होगा, कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा, कोई किसान परेशान नहीं होगा, बल्कि अगर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड किसान का अनाज नहीं खरीदेगा तो कम से कम सरकार तो उसको खरीद लेगी। इस बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया, यानी सरकार साफ निशाना साधना चाहती है कि किसान बेचे या ना बेचे, किसान मर जाए, खुदकुशी करे, उससे सरकार को कोई लेने देने नहीं। क्योंकि पिछले 6 सालों में लाखों किसानों ने खुदकुशी की और सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रह गई। इस दोनों बिल को अगर मिलाकर देखा जाए तो साफ सीधा बात यही पैदा होती है कि पहले के वक्त में पहले जो रूल था, रूल के तहत कोई भी इंसान गेहूं, अनाज, खाने पीने की चीजों को जमा नहीं कर सकता था। बिल्कुल भी वो अलाउड नहीं था। अगर कोई जमा करता तो वो इलीगल कहलाता था। कई सारे वक्त में हम लोगों ने देखा कि जब लोगों ने नमक की जखीरा किया, दाल का जखीरा किया, गेहूं अनाज का जखीरा किया, देश में आपातकाल आ गया, गेहूं का दाम, अनाज का दाम, नमक का दाम बढ़ गया, फिर बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और कई सारा जखीरा पकड़ा गया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई और लोगों को अनाज मिला, क्योंकि वो चीज इलीगल था। तो बहुत मुश्किल से साल में एक बार ऐसा होता कि हल्ला उड़ा दिया जाता कि मार्केट में चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, धान नहीं है, अनाज नहीं है या नमक नहीं है। लेकिन सरकार ने अब उस चीज को इलीगल कर दिया कि कोई भी इंसान जंग और आपातकाल मौका पर कोई भी इंसान कितने भी लिमिट अनलिमिटेड वो गेहूं या अनाज जमा कर सकता है, जिसकी वजह से पब्लिक को एक नुकसान होगा। अगर आपके दरमियान कोई एक बहुत अमीर आदमी है, वो आपके एरिया का तमाम लोगों का, किसानों सब कुछ खरीद के अपना जमा कर लेता है, लेकिन आम पब्लिक जिसको खरीदना पड़ता है, जो किसानी नहीं करता, उसको दुकान में गेहूं, चावल, अनाज नहीं मिलता है। पता चलता है कि वो किसी एक बंदे ने पूरे तरीके से कब्जा लिया है, खरीद लिया है, किसानों को बेवकूफ बनाकर। फिर आप पुलिस कंप्लेन करते हैं और आप कहते हैं कि हमें अनाज नहीं मिल रहा। पुलिस उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पास जाती है, वो कहती है कि अनाज छोड़ो। वो कहेगा कि क्यों? मोदी जी ने, माननीय हिंदुत्व के लीडर मोदी जी ने बिल लाकर थर दिया कि कोई भी इंसान अनलिमिटेड अनाज जमा कर सकता है और मैंने जमा किया, अब कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ना सुप्रीम कोर्ट कुछ सकेगी, ना हाई कोर्ट कुछ कर सकेगी, ना पुलिस, ना कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मोदी ने इतना घटिया बिल। आखिर ऐसा क्यों? वो इंसान, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड अनाज को जमा करेगा और जब महंगाई बढ़ जाएगी, जब लोगों के पास अनाज नहीं होगा, तो ये वही अनाज जो 2 रुपए किलो था उसको 100 रुपए किलो करके बेचेगा और आप में से कोई भी इंसान तब कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये इस बिल का मतलब है। मोदी जी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं कि कोई भी किसान बाहर आकर बेच सकता है। हालांकि सबको पता है कितना बड़ा झूठ है। 70 साल से किसान जब चाहे जिधर चाहे अपने अनाज को बेचता है, उसके ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं कि वो मंडी ही में जाकर बेचे। और आज भी 80% से भी ज्यादा किसान रोड पर आके ठेलिया लगाकर अपने दुकान में किसी भी तरीके से अनाज को बेच देता है। मंडी में जाने वाले किसानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 6% है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। तो फिर मोदी जी के झूठ बोलना है कि इस बिल के तहत, इस बिल के आ जाने के बाद किसान कहीं भी कुछ भी बेचे, सब सरासर झूठ बात है। और एक बात जो इस बिल के तहत बताई जा रही है कि कोई भी कॉर्पोरेट वाला आकर किसी किसान को कहेगा कि हमें 2-3 बीघा जमीन में इस क्वालिटी का आलू चाहिए, हमें आलू उगा कर दो और हम एक रेट को फिक्स कर देंगे, यानी 25 रुपए किलो आलू लेंगे, उसी रेट पर वो आलू और वो बोलकर चले जाएगा। वो किसान आलू को उगाएगा और फिर वो कॉर्पोरेट वाला आके उसी रेट में आलू ले लेगा।
अब अगर मंडी में आलू का रेट कम है तो किसान को वही रेट मिलेगा जो पहले से डिसाइड हुआ था। मंडी में अगर 10 रुपए है और किसान ने 25 रुपए फिक्स किया था तो 25 रुपए ही उसको मिलेंगे। लेकिन सरकार ने उस बिल में कोई ऐसा बिल नहीं या कोई ऐसा बात नहीं लिखी कि अगर वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जब किसान के पास आएगा 25 रुपए डील करके वापस जब वो 5-6 महीने बाद आएगा तो क्या वो 25 रुपए में नहीं खरीदेगा तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई होगी? किसान उसके कहने पर तो आलू उगा देगा, उसके कहने पर अनाज उगा देगा या उसके कहने पर कोई भी सामान उगा देगा, लेकिन अगर वो अपनी बात से मुकर गया, अपने वादे से मुकर गया, उस एग्रीमेंट से मुकर गया तो उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात का प्रमाण बिल्कुल भी सरकार ने नहीं दिया है, इसीलिए किसान रोड पर है। कल तक किसान मंडी में जाता, अनाज बिकता तो ठीक, ना बिकता तो वो परेशान, तो सरकार एमएसपी के थ्रू उससे सामान खरीद लेती थी। आज सरकार ने एमएसपी उड़ा दिया है। इस साल सरकार ने एमएसपी दिया, लेकिन अगले साल देगी नहीं देगी इस बिल में जिक्र नहीं है। इसीलिए आज लाखों किसान रोड पर है और सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब के लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के भी लोग हैं जो लोग किसानी करते खेती करते हैं। वो अपने भविष्य के लिए चिंतित और परेशान हो चुके हैं कि आखिर ये कैसी सरकार उन लोगों ने चुन ली है। भाइयों, यही हम लोगों से गलती हो रही है। हर बार इलेक्शन में धर्म के नाम पर आप लोग वोट देते हैं। मुझे नहीं पता मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन आप लोग समझिए, यहां पर हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, यहां पर धर्म का कोई झगड़ा नहीं है, यहां पर मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। यह सब दुश्मनी बीजेपी और कांग्रेस मिलकर लगा रही है। जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहां कांग्रेस कह रही कि बीजेपी आ जाएगी, दंगल आ देगी, आप मुझे वोट दो। जहां पर कांग्रेस नहीं वहां पर बीजेपी कह रही है कि मुसलमान तुम्हें मार देगी, तुम मुझे वोट दो। मुसलमानों को वोट कांग्रेस ले रही है, हिंदू को वोट बीजेपी ले रही है, दोनों मिलकर देश को बर्बाद कर रही है। यहां पर हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा है ही नहीं। दंगा लगाने वाले दंगाई है, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जितने भी दंगा हुए हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले लोगों ने लगाया, आम हिंदू ने वो दंगा नहीं लगाया, न ही मुसलमानों ने कभी कोई दंगा लगाया। तो फिर ये झगड़ा कौन फैला रहा है? ये झगड़ा बीजेपी और कांग्रेस मिलकर देश में लगा रही है ताकि 10 साल बीजेपी राज करे, 10 साल कांग्रेस राज करे। और इनके बच्चों को देखिए, अमित शाह जो जितना मुस्लिम के खिलाफ हिंदुत्व के लीडर बना हुआ, उसका बेटा आज मुस्लिम कंट्री में बैठकर आईपीएल देख रहा है। आज वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है, प्रेसिडेंट बना हुआ है, और आज मुल्लों के देश में वो खा रहा है, पी रहा है, आजादी से घूम रहा है। और आप हिंदुओं के जो बच्चे हैं वो तलवार उठाकर दंगा लगा रहे हैं, वो पत्थर उठाकर पत्थर मार रहे हैं। आज मुसलमान की हालत बद से बदतर हो चुकी है और हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर हर बार वोट दे रहे हैं। हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा। अगर किसानों को अपना हक चाहिए तो बॉयकॉट करो बीजेपी का, किसानों को अपना हक चाहिए तो बॉयकॉट करो कांग्रेस का, मुसलमानों को अगर अपनी स्थिति को ठीक करना है तो बॉयकॉट करो कांग्रेस का। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एमआईएम ही भारत में एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासी और किसानों को हक दिला सकती है। यह एक ईमानदार पार्टी, ईमानदार नेता इसके पास है। ये लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ये हक के लिए बात करते हैं। जब किसी मुस्लिम के साथ लिंचिंग होता है तो भी असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। जब किसी दलित को मार दिया जाता है जात पात के नाम पर तो भी असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। जब किसी दलित को छूत छात के नाम पर उसका बलात्कार कर दिया जाता है तो भी असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। जब किसी आदिवासी का जमीन छीना जाता है तो भी असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। जब जब संविधान पर खतरा आया तब तब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी आवाज को बुलंद की है, हर बार जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, करप्शन, बलात्कार, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आज वो असदुद्दीन ओवैसी, उसका सीट ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर इलेक्शन में मुसलमान कांग्रेस की गुलामी और हिंदू बीजेपी की गुलामी कर रहा है। किसान को बेवकूफ बनाया जाता है। किसान को कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, किसान को कहा गया था कि हाई रेट में आपके अनाज को खरीदा जाएगा, लेकिन इस वादों को पूरा नहीं किया गया। और ये सब कुछ संभव है, ये सब कुछ आसानी तरीके से कोई भी सरकार किसान को अमीर बना सकती है, और किसान अमीर होना ही चाहिए। किसान मेहनत से अनाज उगाता है, आज वो सबसे ज्यादा भारत में गरीब है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बिचौलिए पैसे ले जा रहे हैं। पूरा का पूरा वर्ल्ड करप्शन कर रहा है, पूरी सरकार करप्शन कर रही है। राज्य की सरकार, चाहे स्टेट की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, सब मिली हुई है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सरकार में बिल महंगा है, तो फिर कांग्रेस की सरकार देखो राजस्थान में, वहां भी बिल महंगा है। कांग्रेस सरकार जहां जहां देखो बीजेपी जैसे चलाती है वैसे ही कांग्रेस चलाती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरे भारत के भाई और बहनों, आओ एमआईएम का साथ दो, असदुद्दीन ओवैसी का हाथ मजबूत करो। यकीन मानो, ना घर महंगा होगा, ना बिजली महंगा होगा, ना ही टूटा फूटा रोड होगा, ना ही कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल का हालत बदतर होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ने, उनके लोगों ने जैसा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बना दिया, ये तो भारत के लिए एक नमूना है। समझना चाहिए हिंदुओं को कि ऐसा स्कूल अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, सब गवर्नमेंट की तरफ दौड़ेगा और देश में इंजीनियर, डॉक्टर की बिल्कुल कमी नहीं होगी। देश में हॉस्पिटल और कॉलेज की बिल्कुल कमी नहीं होगी। कभी किसी के साथ बलात्कार नहीं होगा, कभी किसी के साथ भ्रष्टाचार नहीं होगा, कभी क्राइम नहीं होगा।
लेकिन ये तभी होगा जब हम धर्म के बुनियाद पर वोट देना बंद कर देंगे। अगर हम लोग धर्म के आधार पर हमेशा वोट देते रहेंगे तो फिर ऐसी घड़िया सरकार चुनते रहेगी। कभी मुस्लिम रोड पर आएगी, कभी हिंदू रोड पर आएगा, कभी किसान रोड पर आएगा, कभी आदिवासी रोड पर आएगा, और हर बार दंगा के नाम पर ये लोग वोट लेकर हम सबको लूटते रहेंगे। 70 साल में देश को अमेरिका के बराबर खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग, चीन भी हमसे ऊपर, भूटान हमसे ऊपर, नेपाल हमसे ऊपर चले जाएगा कुछ दिन बाद, बांग्लादेश हमसे ऊपर जाने वाला है, और हम लोग आज वही के वही उससे भी बदतर हालत में जा रहे हैं। तो हम सबको रोकना पड़ेगा। भाइयों, एमआईएम का साथ दो, धर्म के आधार पर नहीं, सच्चाई के आधार पर, ईमान के आधार पर, ना कि जात पात के आधार पर। एमआईएम में मुसलमान भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा हिंदू है, जितना बड़ा सिख है, जितना बड़ा ईसाई है। किसी का भी कद ऊंचा नीचा नहीं है, क्योंकि एमआईएम में सबको एक बराबर है, क्योंकि हम सब देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मुस्लिम दलित एक हो चुका है, बस बात हिंदुओं की है कि वो आके हमारा साथ देते हैं कि नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसानों की इस लड़ाई में मुसलमान भी का साथ है और हमेशा देता रहा, क्योंकि ये बात सिर्फ किसानों की नहीं है, ये बात देश की है, देश के संविधान और देश के नागरिकों की हिफाजत की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। अल्लाह भी पीस अपॉन अस।